दो ऑनलाइन पत्रिकाएं शुरू की थी, अनुभूति और अभिव्यक्ति, एक गद्य और एक पद्य विधा। मजेदार बात यह है कि मेरी सबसे पहली कुछ सीरियस कविता पूर्णिमा दी की ही मैगजीन में नई हवा के शीर्षक के अंतर्गत छपी थी। और अब आगे ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्णिमा दी को। पूर्णिमा दी, आप आमंत्रित हैं। मुझे लेखन की चुनौतियों पे बोलना है। लेखन की चुनौतियां तब हो सकती हैं जब आप ये सोचें कि थोड़ा सा लाउड आवाज। हाँ, लेखन की चुनौतियां तब हो सकती हैं जब हम ये सोचें कि हमें एक साल में 2 किताबें लिखनी है या मुझे ये पुरस्कार प्राप्त करना ही है। लेकिन हम लोग जो सिर्फ किस लिए लिखते हैं, क्योंकि हमें वो लिखना ही है। हमें जो एक अलग अनुभव हुआ है, जो हम विदेश में रहते हैं या अपने देश में भी रह करके हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको व्यक्त करने के लिए जो हम लिखते हैं, तो चुनौतियों जैसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम कल किसी रास्ते पर चलते हैं, तो अगर वहां ज्यादा धूप है तो हम आराम से दूसरी जगह से चले जाते हैं, चलो शाम को चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वैसे ही मेरा लेखन भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके लिखना है। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ यही था कि इंटरनेट पे हिंदी का विकास होना है, क्योंकि जिस समय मेरे पास सबसे ज्यादा टाइम था उस समय वेब पर हिंदी बिल्कुल नहीं थी। तो वो एक लक्ष्य लेकर काम करना शुरू किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियां मूल्यांकन ज्यादा होती हैं, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है उसका मूल्यांकन ठीक तरह से नहीं होता है। और इसका विशेष कारण ये होता है कि जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं वो आपके देश में नहीं होते हैं और आपकी समस्याओं को नहीं समझते हैं। तो भारत में क्या है कि सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया जाता है कि आप समाज की समस्याओं को किस तरह से रख रहे हैं। तो समाज की समस्याएं जो भारत की है वो शायद यूएई की नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जहां 1800 रुपए दैनिक से, दैनिक जिसकी आमदनी है वो गरीबी की रेखा पे समझा जाता है। और जिसके पास एसी, जो एसी नहीं लगाता है घर में, उसको जेल भेज दिया जाता है। वो एक अपराध है बिना एसी की रहना। तो जो देश ऐसा है उसमें गरीबी, भुखमरी और बेकारी ऐसे विषयों पर लिखना संभव नहीं है, और ना ही वो उस वक्त ध्यान में आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ 25% लोग उस देश के हैं, बाकी सब बाहर से आके बसे हुए लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बेकारी तो नहीं है ना। जब वो 75% लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को नौकरी दे रहा है, तो बेकारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसकी जो मूल समस्याएं हैं वो ये है अकेलापन। अकेलापन भी वो यूरोप या अमेरिका जैसा नहीं है, जिसमें कि बहुत ज्यादा धनाढ्य हो गए हैं और फिर नौकरी की जरूरत नहीं है और अकेलापन उनको साल रहा है। उनका अकेलापन ऐसा है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है, मानिए दंपत्ति है, तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। जी 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 जी। पूर्णिमा दी आप रहिए, शैलदी एक्चुअली फोन पे हैं आप, प्लीज। वो शैलदी पूछ रही है, मुझे मिल नहीं रहा है। जैसे कि दंपत्ति में से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो दूसरा खाली बैठा होता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो उस तरह का अकेलापन यहाँ पर पैदा होता है। या फिर ऐसा है जैसे कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो एक उनमें से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो दूसरे को लगता है अरे मैं तो पीछे छूट गया। तो इस तरह का अकेलापन यूएई में है। दूसरी बात ये कि हमें अपने परिवेश की कमी कभी कभी वहां पे खलती है। अभी तो स्थिति बहुत बदल गई है, लेकिन आज से 27 साल पहले जब हम वहां गए थे तो होली दिवाली तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे त्योहारों में महिलाएं अकेलापन महसूस करती थी कि हम त्योहार में मिलते थे। जैसे कि तीज वगैरह है तो हिंदुस्तान में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, तो उसकी कमी महसूस होती थी। तीसरा जो कारण है वहाँ का, जो वो ये है कि वहाँ प्रतियोगिता बहुत है। आप समझ सकती हैं कि जहाँ सारी दुनिया के लोग आए हुए होंगे, वहाँ पे अपने को स्थापित करना, नौकरी में बनाए रखना, उस सबकी बहुत टेंशन होती है, बहुत ही लग करके काम करना पड़ता है। तो वो एक सामाजिक समस्या है वहाँ पर, और इन सब समस्याओं पर ही आमतौर से लिखा जाता है वहाँ पे। तो इसका मूल्यांकन भारत में ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी, और भारत के जितने भी मूल्यांकन करने वाले लोग हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं, वो अगर विदेश जाते भी हैं तो एक पर्यटक की दृष्टि से जाते हैं।
और उस बातों को नहीं समझ पाते हैं जो कि वहां रहते हुए लोग महसूस करके लिख रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है, अरे ये तो हवा हवाई बातें कर रहे हैं, रईसों की बातें कर रहे हैं। रईसों की बातें नहीं होती, ये वहां के सामान्य जनों की बातें। आप लोग में से जो भी विदेशों में हैं वो समझते हैं कि बहुत सी ऐसी सामान्य बातें भारत में ऐसा समझा जाता है कि ये तो हवा हवाई बातें हैं या रईसों की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो समस्या मूल्यांकन की ज्यादा है, लेखन की शायद उतनी ज्यादा नहीं है। और जरूरत इस बात की है कि भारत में जिस तरह से अंग्रेजी में पूरे देश पूरे विश्व का साहित्य है, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे राज किया और उन्होंने वहां वहां की चीजों को अपने लेखन में उतारा। तो अब भारतीय सारी दुनिया में है और अब खैर हमने किसी देश पर राज नहीं किया, लेकिन हमने अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से हर देश में अपना स्थान बनाया है। तो इसको वहां वहां से जो लोग जो कुछ लिख रहे हैं, समीक्षकों को चाहिए वो उसको गंभीरता से समझें और उस हिसाब से उसका अध्ययन करें, ना कि अपने बने बनाए भारतीय मूल्यों के आधार पर। तो यही एक खास बात थी जो मुझे कहनी थी आज। बाकी शरद जी ने तो व्यक्तिगत रूप से जो चुनौतियां होती हैं उसके बारे में बात की है, शायद अधूरी रह गई तो उसे हम बाद में हाँ जी। सॉरी पूर्णिमा जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अरुणा मिली विदिशा जी ज्वाइन करना चाह रही हैं, वो ओपन नहीं कर पा रही, उनके पास बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, द होस्ट इज इन बिजी इन अदर मीटिंग। हाँ तो उनसे कहिए कि वो पूरा पूरा बंद कर दे, फिर से हाँ मैंने बोला उसको ये बात। हाँ पता नहीं, मैं फिर से एक बार उसको बताती हूँ। हाँ। वो फोन भी कर रही है मुझे। तो इस तरह सभी देशों की अलग अलग समस्याएं हैं। ये नहीं कि जो समस्या यूके में होगी वही यूएई में होगी, यूएसए में कुछ डिफरेंट हो सकती है, यूरोप के अन्य देशों में भी कुछ फर्क हो सकती है। तो इस तरह से हर किसी की समस्या को समझना समीक्षक के लिए बहुत जरूरी है, बिना उसके वो प्रवासी साहित्य का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। जी आप क्या सोचती दीदी इसके बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि जैसे आप लोग लिखते हैं, तो मेरा भी यही शायद आप ही की जैसे विचार रहा है हमेशा से ही, कि हम जब भी कुछ पढ़ें तो ये समझें कि वो देश जहाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपने देश के साथ जब जोड़ने लगकर वहां की स्थितियों के हिसाब से वो हम गलत करते हैं। जैसे क्योंकि मेरा खुद साहित्य और फिल्म पे था तो तुलनात्मक अध्ययन, तो मुझे ये बात समझ आई कि फिल्म है और साहित्य साहित्य है। तो इसी तरह जब साहित्य जिस परिवेश में लिखा जाएगा हमें उसी परिवेश में उसे समझने की जरूरत है। हम उसको ये नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान का लिखा साहित्य हम उसे इंग्लैंड में फिक्स लगाने की कोशिश करें, वो गलत ही रहता है। हाँ, जैसे कि मेरी एक कहानी थी फुटबॉल, उसकी जो नायिका है वो काफी बोरियत भरी जिंदगी बिताती है, हालांकि वो काफी समृद्ध है। तो इसकी आलोचना में सारे लोगों ने ये कहा, अरे वो कुछ सोशल वर्क कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, छोटा मोटा काम कर सकती है, लेकिन यूएई में छोटा एक चाय भी नहीं बेच सकते खुले सड़क में लगा करके, सरकार आपको उठा के ले जाएगी। उसके लिए आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है और बड़ी बड़ी फीस भरनी पड़ती है। आप सोशल वर्क जाके नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक सोशल वर्क की डिग्री ना हो और उनका लाइसेंस ना हो। तो इस तरह से आप सब कुछ सब जगह नहीं कर सकते हैं। इसलिए और इस तरह की बातें करना ना, या तो पूछ ले और किसी को ब्लेम करते रहना कि इस तरह की लाइफ वो क्यों जीती, क्योंकि तो ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, अपनी अपनी जिंदगी होती है, उसको उसी हिसाब से जीना पड़ता है। तो धन्यवाद पूर्णिमा दी, बहुत चीजें आपने हमसे शेयर की। और अब हम तीसरे सत्र की ओर बढ़े, पठन और संस्मरण। तो मैं सबसे पहले मंजू को ही आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी, आप बताइए कि आपने हिंदी को अपने परिवार में कैसे संजो के रखा है। थैंक यू अरुणा। मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए, हिंदी दिवस के दिन मुझे याद रखने के लिए। हम वैसे भी भारत से दूर रहते हैं तो हम अपने देश से कटा हुआ सा ही महसूस करते हैं, जैसे कि अभी पूर्णिमा दी ने कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी हिंदी बात करने वाले से यहाँ पे बात करते हैं तो हम उससे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। पहले आप जैसे अभी इन्होंने पूर्णिमा दी ने कहा था कि 27 साल पहले हालात अलग थे यहाँ पे। इनफैक्ट 15 साल पहले, 16 साल पहले जब मैं आई थी तब भी हालात यहाँ पर बहुत अलग थे। हिंदी लोग बहुत कम मिलते थे, बात करने के लिए हम तरस जाते थे एक दूसरे से।
कोई भी नहीं मिलता था। जिस एरिया में, नई दुबई जो थी जहाँ हम रहते थे, वहां पर सारे गोरे रहते थे, ऊपर नीचे आते जाते सिर्फ वही लोग दिखाई देते थे। तो एक अजीब सा खालीपन वो होता है ना, कि कभी कभी कोई डिलीवरी वाला या टैक्सी वाला हिंदी बोलता था तो बड़ा अच्छा सा लगता था। अच्छा और हम उनसे पूछते थे, अरे भैया तुम्हें हिंदी आती है? हाँ, और ऐसा लगता था जैसे कोई घर वाला ही आ गया हो हिंदी बोलने के लिए। तो ये अनुभव मेरा भी रहा है। यहाँ पर काफी अकेलापन भी बहुत है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे एक घर से चला जाता है तो दूसरा घर में बैठे बैठे समझ नहीं पाता कि क्या करे कैसे करे, क्योंकि यहाँ पे काम करने की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। और जैसे कि मैं लिखती थी, मैं उस वक्त कई साल पहले से मैंने लिखना शुरू करा था, तो यहाँ आकर भी मैंने लिखना थोड़ा बहुत जारी रखा बच्चे की परवरिश के साथ साथ, और मैंने उसको हिंदी भी सिखाई साथ साथ। तो उसका हिंदी के साथ उसी तरह का जुड़ाव है जैसा मेरा है थोड़ा बहुत। तो ये बात अलग है कि अब जनरेशन चेंज हो रही है आजकल, बहुत सारी चीजें, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है। तो बच्चे उस लेवल की हिंदी किससे बोलेंगे? अब अगर मैं उसको हिंदी सिखा भी दी है मैंने, तो वो मेरे और उसके पिताजी के अलावा किसी से बात नहीं कर सकती हिंदी में, क्योंकि बाहर कोई उस हिंदी को सुनता नहीं है, समझता नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो इंडिया में अपने जो चचेरे ममेरे भाई बहनों से भी बात करती है, तो उनको भी ये फोर्स किया जाता है कि तुम दुबई में बैठी हुई लड़की से बात कर रहे हो तो इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात मत करो, तो उससे तो कुछ सीखो। तो इस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लोग आज भी हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा ही समझते हैं। और यहाँ पर हम लोग अब जब कुछ लोकल लोग मिलते हैं, हम लोग जो यूपी से, बिहार से या फिर दिल्ली से हैं, हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं। लेकिन अगर हम किसी और कम्युनिटी से मिलते हैं, जैसे कि अभी सीता ने बताया था कि वो साउथ से हैं, तो साउथ के लोग यहाँ पर हिंदी नहीं बोलते हैं। बहुत बहुत ही रेयर होता है कि कोई हिंदी जानता है या फिर हिंदी में थोड़ा बहुत बात करता है। गुजराती लोग ढूंढते हैं, मराठी लोग ढूंढते हैं। फिर वो हिंदी टूटी फूटी हिंदी में हम लोगों का हमारी छोटी मोटी बातचीत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रगाढ़ संबंध नहीं हो पाते, क्योंकि भाषा उसमें आड़े आ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक वो रीजनल वो आ जाता है उसके बीच में कि नहीं, ये हमारे यहाँ से नहीं है। आपने कभी शायद ये एक्सपीरियंस किया हो, आप इतने साल शारजा में रही हैं, तो लेकिन मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया पिछले 16 सालों में कि जब आप एक महाराष्ट्रियन से, मैं एक्चुअली मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो मैं देश के अलग अलग कोनों में घूमी हूँ। मैं मुंबई भी रही हूँ, मैं चेन्नई भी रही हूँ, मैं नॉर्थ में भी रही हूँ। तो मेरा बहुत लोगों से वास्ता पड़ा, हिमाचल, हरियाणा, सब, पंजाब। तो थोड़ी थोड़ी मुझे सारी भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझ भी आती हैं और मैं बोल भी लेती थी। इसीलिए मेरी सब लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी जान पहचान हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी ही रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि भाषा उसमें आड़े आ जाती है। कहीं ना कहीं लोगों को अपने से जुड़ा, जैसे अगर कोई साउथ इंडियन है तो उसको अपने मलयाली बोलने वाले को मलयाली चाहिए, उसके साथ उसकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। जैसे अभी आजकल मैं विदिशा से बात कर रही हूँ, और विदिशा के साथ ही मेरी कुछ और नई फ्रेंड्स बनी है यहाँ पे, जो यूपी मतलब नॉर्थ साइड की हैं, दिल्ली, यूपी और बिहार तरफ की हैं। तो उन लोगों के साथ मेरा हिंदी में जो वार्तालाप होता है, उसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं दिल्ली में ही हूँ, कहीं आसपास ही रह रही हूँ। नहीं तो इससे पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 16 सालों में मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ कि मुझे इतनी हिंदी कहीं बोलने को मिली। मैं नहीं बोल पाती, क्योंकि आप किसी से दो शब्द हिंदी के बोलते हैं तो तीसरा सेंटेंस आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है, बिकॉज सामने वाला आपको इंग्लिश में ही जवाब दे रहा होता है। तो इसलिए मुझे हिंदी की ये चीज बहुत कमी अखरती है यहाँ पर। एक तो रोचक बात यूएई में हाँ वो ये कि हाँ आपकी दोस्ती साउथ इंडियंस की बजाय जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ज्यादा अपने लगते हैं। तो हाँ, हमारा मैं बोलने बातचीत वाली थी उनसे। हाँ, नहीं, हम पाकिस्तानी इसीलिए लोगों हम से एक भी साउथ हाँ इंडियन को बुला लेते हैं पीछे। हाँ, ये है ना सीता जी, ये मैं वही सोच रही तो थी। और मैंने अभी हाँ सीता जी हैं मैंने हमारे साथ, और हिंदी बोलने के लिए सीता को सुनना बहुत अच्छा लगेगा आप सबको भी। हमने तेलुगु बात भाषी करी, जब होने आप के चली बाद। गई थी अच्छा, तो हम लोगों ने खूब बात मैंने करी। एक छोटी सी हिंदी, उस पर मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी जो मैंने अपनी बेटी को देने के लिए लिखी है, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। हिंदी मेरी भाषा ही नहीं, मेरी पहचान भी है। उसके लिए लिखी थी, बेटी के लिए, तो कुछ गलतियां हो तो माफ कर देना। हिंदी मेरी भाषा ही नहीं, मेरी पहचान भी है। थोड़ी सी कठिन लगती है पर आसान सी भी है। नहीं मुझको भाता कोई इसको नजरअंदाज करे। मैं जो बोलूं नमस्कार तो मुझे हाय करके सत्कार करे। मैं जो बोलूं नमस्कार तो कोई हाय बोल के सत्कार करे। ज्ञान का भंडार है, साहित्य इसमें अपार है।
इसकी महिमा से अवगत अब तो सारा संसार है। जोड़ा है इसने पूरे देश को एक तार से, बोला करो हिंदी को बहुत आदर और प्यार से। हिंदुस्तानी हूँ मैं, यही मेरा अभिमान भी है, भाषा ही नहीं हिंदी मेरी पहचान भी है। थैंक यू। हिंदी दिवस, आप सबको हिंदी दिवस की बधाई। चलिए सीता दी, Thank you. सीता जी बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि अलर्ट्स शुरू हो गए हैं। आगे बोलोगे? वो आधे घंटे हिंदी तक बोलोगे ये तो इसे कवर कर फिर आओ। हिंदी में आई क्या थिंक बोलोगे? मैं बात कर रही थी इन लोगों से कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो हिंदी, बिकॉज ऑफ मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे जैसे इनके भी, और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, तो हिंदी मेरा बैकग्राउंड वहां से आया। बैकग्राउंड रहा है, हिंदी बोलते हैं सारे केवीएट्स का। या सारे केवीएट्स। तो मोस्टली घर वाले मींस फैमिली वाले मोस्टली तेलुगु बोलते हैं, तो लेकिन हिंदी से लगाव इसलिए है क्योंकि उसमें मैंने अपना बचपन गुजारा है। एंड और जैसे बोल भी रही थी कि जो इमोशंस आते हैं वो हिंदी में ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसी में अपना बचपन गुजारा है और उसी में पली बड़ी हुई हूँ। सो और एक लगाव सा भी है हिंदी से। और यहाँ पर लोग जो भी है नॉर्थ इंडिया के, जैसे साउथ इंडिया के मोस्टली, जैसे उन्होंने बोला कि वो अपनी भाषा और अपने लोगों से ही मिलना करते हैं। मेरा ये अनुभव रहा है यहाँ पर कि जो भी नॉर्थ इंडियन से उनसे मैं बात करती हूँ हिंदी में और अच्छा भी लगता है, और उनसे मेरी दोस्ती भी इसीलिए होती है क्योंकि मैं कन्वर्स कर सकती हूँ हिंदी में उन लोगों से। सो अच्छा भी लगता है। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो हिंदी में, और अरुणा से भी मैं हिंदी की वजह से ही शायद सो और यहाँ पर जैसे मैं बोल रही थी एक्चुअली कि बाल विहार करके एक छोटा सा टेम्पल का ग्रुप है जहाँ पर हम लोग हिंदी सिखाते हैं, और उसमें मैं कोऑर्डिनेट करती थी एक समय तक। अभी दूसरे लोग कर रहे हैं, बट वहाँ पर पार्ट ऑफ द बाल विहार, वहाँ पर हम लोग हिंदी लैंग्वेजेस सिखाते हैं। उसमें एक हिंदी लैंग्वेज भी है जो लोग सिखाते हैं, और अच्छा लगता है क्योंकि जो सिखाते हैं और बच्चे जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स से इंडिया में जो है उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे बच्चे ने हिंदी में बात किया, तो अच्छा लगता है कि हमने जो सिखाया है वो बच्चे ले रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और यहाँ पर हिंदी की एक्चुअली देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज में भी हिंदी लैंग्वेज वन ऑफ द लैंग्वेज है जो लोग ले सकते हैं, और बहुत सारे इंडियंस हैं जो हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं यहाँ पर। और अमेरिकन तो है ही जो जिनको अच्छा लगता है लैंग्वेजेस पढ़ना या सीखना, वो लोग लेते हैं। बट इंडियन किड्स भी हैं जो हिंदी लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, और मे बी उनके बैकग्राउंड और घर में। और मैंने देखा है कि मम्मी ज्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे एटलीस्ट बोल पाए, लिखना तो दूर एटलीस्ट बोलने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। तो एक टफ बैटल बोलते हैं ना कि वो है, क्योंकि बाहर सारा ही इंग्लिश बोलते हैं, घर में आने के बाद हिंदी, सो मुश्किल रहता है। जैसे मेरे बच्चे भी हैं जो तेलुगु बोलते हैं, और मैं उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि वो तेलुगु बोले, और हिंदी उनको आती है थोड़ी थोड़ी, समझते हैं और कुछ वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन मोस्टली वो भी आई थिंक मूवी की वजह से, जो मूवीज देखते हैं, क्योंकि उनका वहीं पर ज्यादातर कनेक्शन बैठता है शायद, और वहीं पर सुनते हैं इसी वजह से, बिकॉज ज्यादा हिंदी सुनते नहीं है यहाँ पर, सो उनको आता नहीं। जो वो बोलते हैं ना, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा तुम समझोगे और उतना ज्यादा तुम यूज करोगे उसको, बट यहाँ पर सुनते नहीं है तो मुश्किल हो जाता है बच्चों का भी। या तो मैंने एक कविता ली है, जो मैंने छोटी सी कविता, जो मेरी नहीं है किसी और की है, लेकिन मैंने ये कविता जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से सुनी है, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर एक्चुअली। तो मेरे को याद रहा और मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से शेयर करती हूँ। जरूर या छोटी सी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, पुष्प की अभिलाषा। वाह, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। बहुत चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में
बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। धन्यवाद। बहुत खूब। और अब अगली वक्ता जो है, मुझे ये पता है कि वो रंगों से कुछ आर्टिस्टिक काम करती हैं, तो मैं विदिशा जी को आमंत्रित करनी चाहती हूँ, और वो उन्होंने अपने रंगों की कुछ से हिंदी में क्या रंग बिखेरे हैं, ये आइए हम विदिशा जी की जुबानी सुनते हैं। विदिशा जी, आप आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद अरुणा जी आपका, और मंजू जी आपका, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। तो शुरुआत में एक छोटी सी कविता से करूंगी, मेरी नहीं है, किसी और की है, और बस अच्छी लगी तो मुझे लगा शुरुआत में इससे करती हूँ। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी, जन जन की है दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। आज हिंदी दिवस है, और जब मंजू जी ने मुझसे ये कहा कि इस तरह से आज हो रहा है, तो खुशी भी हुई, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की नहीं हूँ कि मैं कविता लिखूं या मुझे लेख लिखने आते हूँ। हाँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदी से किया है, तो थोड़ा लगाव है हिंदी से। और जैसा मंजू जी ने बताया कि अभी हमारा यहाँ एक ग्रुप बना है जिसमें हम लोग ज्यादातर क्या पूरा हम हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा एक कंफर्ट जोन, मतलब जो हमारा एकदम आराम का है, कि हम बहुत एक दूसरे के साथ ज्यादा मिल भी गए हैं, इसलिए मानसिक रूप से भी और मन से भी, कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो उसका एक रीजन है हमारी हिंदी वाली लैंग्वेज, जिससे हम अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। कुमार विश्वास जी ने एक बार ये कहा था कि ये हिंदी दिवस नहीं है, ये सरकारी हिंदी दिवस है, क्योंकि सरकार ने फिक्स किया है कि आज के दिन हम हिंदी मनाएंगे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हम हैप्पी हिंदी डे बेसिकली उनका ही ये कहना था, जो आज मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में ये बात भी बहुत अच्छी लगी थी कि भाषा का और माता का कोई दिन नहीं होता, भाषा का और माता का कोई दिन नहीं होता, वो तो 24 घंटे अपनी अस्मिता और आपके अस्तित्व का अभिन्न अंग है। तो जिस तरह आप अपनी माता से अलग होके सोच नहीं सकते हैं, वैसे ही आप अपनी भाषा से अलग होके सोच नहीं सकते हैं। हमारे जो हमारे अंदर के एहसास होते हैं, जो हमारे मन में आता है, वो हमारी माँ तुरंत समझ जाती है, क्योंकि वो हमारी माँ होती है। उसी तरह हमारी जो भावनाएं हैं वो हिंदी भाषा के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि भाषा और माता हमारे शरीर, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है कुमार विश्वास जी की बातें, पर एक्चुअली आज के टाइम में सबके ऊपर लागू होती हैं, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। और पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जानते हैं। फिर भी एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने दुबई में आकर नोटिस किया है। यहाँ पे मंजू जी ने भी ये चीज देखा होगा और पूर्णिमा जी ने भी ये चीज नोटिस की होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे बच्चों को स्पीच थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हर तीसरे चौथे घर में बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए। उनके स्कूल से आ जाता है कि बच्चे को आप स्पीच थेरेपी कराइए, क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसका रीजन जो मुझे समझ में आता है अरुणा जी, हमारा क्या है, हम घर में आपस में जब बात कर रहे हैं कि चलो खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, चलो मूवी देख के आते हैं, या चलो पढ़ लो नहीं तो मैं पिटाई कर दूंगी, ये हमारा नॉर्मल लाइफ होता है। बट जब हम बच्चे से कम्युनिकेशन की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, कम हियर, जस्ट गो एंड स्टडी। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि बच्चा वहीं जंबल कर रहा है, बच्चे के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम टॉक कर रहे हैं। तो बच्चा टॉकिंग से आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर स्कूल जाके वो टॉक करता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो मुंह से बोल रहा है, दिमाग से वो चीज पहुंची ही नहीं उसकी। फिर स्कूल से कंप्लेन आती है कि स्पीच थेरेपी कराइए। और मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे किसी भी बच्चे को इंग्लिश टॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय स्कूल में स्पेंड करता है, तो उसको पता है उसको कैसे कम्युनिकेट करना है इंग्लिश से।
तो एटलीस्ट घर में अगर हम उसको नॉर्मल हमारे घर जैसा माहौल दें, जैसे हम आप बात कर रहे हैं कि चलिए आज वेबिनार करते हैं, हम हिंदी पे कुछ बातें बोलेंगे, तो बच्चा वो सुनेगा और बच्चे से भी हम उसी तरह से बात करें, तो शायद वो जो स्पीच का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। और दुबई में बहुत ज्यादा है, हर तीसरे चौथे घर में बच्चा स्पीच थेरेपी के लिए जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम है कि हम डबल स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं कि हमें अंग्रेजियत दिखानी है बट हम अपना रूट भूल गए हैं। तो ये एक मेरा एक रहा है। बाकी दुबई तो इतना अच्छा है कि आप रास्ते से जाइए तो आप एड्रेस भी हिंदी में पूछ लीजिए और सामने वाला बता देता है। तो हिंदी है यहाँ पे काफी चलती है हिंदी, तो अच्छा लगता है। कुछ सालों में इतनी तरक्की तो हुई है कि सामने बोर्ड लगा होता है कि आगे गड्ढा है, देखकर चलें। हाँ जी, जैसे मंजू ने भी नोटिस, आपने भी मंजू जी किया होगा नोटिस, लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस की गाड़ियों पे लिखा था कृपया घर पर रहें, कृपया घर पर रहें। हाँ, हिंदी में। और पुलिस बच्चों के डिब्बों पे सारे इंस्ट्रक्शंस हिंदी में लिखे होते हैं। डिब्बे में क्या डालना है, डिब्बे में क्या डालना है। जी जी। और मॉल के अंदर भी और हॉस्पिटल में भी हर जगह लिखा होता है कि हिंदी में भाषा में तुम्हें हर चीज समझाई जाती है। और अभी जो मेरा ताजा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ हमारे देश के अदर स्टेट्स के लोगों के बजाय अरबी लोग बहुत अच्छी हिंदी समझते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के कांटेक्ट में सालों से हैं, तो वो हमसे अच्छी हिंदी बोलते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं करते कि वो कभी हिंदी बोलेंगे, लेकिन जब वो हमें जवाब देते हैं कि तुम इधर क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाओ और इधर बैठो, तो हम एकदम से उनको चौंक के देखते हैं, अच्छा साफे वाले अंकल ने भी हिंदी बोली, आपको हिंदी आती है, आपको हिंदी आती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें टॉक और कन्वर्सेशन वाली जो बात बताई, वो मेरे दिमाग में फिर वहीं पे हम सत्र के शुरू में पहुंच गए कि मानकीकरण और टॉक और कन्वर्सेशन, मतलब ये सब मुझे लगता है कि मुझे अभी तक के वेबिनार में सबसे बेस्ट बस ये ब्रेक ना मिलता तो शायद हमें और भी बहुत कुछ सुनने को मिलता। पर विदिशा जी, बहुत अच्छी बात वैसे मुझे ये लगी कि हम टॉक और कन्वर्सेशन के बीच में फर्क समझ के उसको इम्प्लीमेंट करें। और हम बच्चों के साथ टॉक करना चाहते हैं या कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ये हम पहले बड़े अपने दिमाग में समझ लें और फिर हम बच्चों से बात करें, और शायद फिर उसके बाद हम जो भाषा उनको बताना चाहते हैं या जो हिंदी हम उनको बताना चाहते हैं, ये हम उनको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पहले हम बड़े ही क्लियर नहीं हैं, तो शायद इसीलिए बहुत मुश्किल भी आती है। और अब समापन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं समापन के समय बस दो तीन तो नहीं, थोड़ी शब्द ही बोलूंगी कि मानव जीवन में भाषा का एक विशेष महत्व है, और किसी भी देश, समाज या व्यक्ति की उन्नति और पहचान के लिए भाषा का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक तौर पर भाषा सोच को आकार देने का काम करती है। हिंदी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी की तरह हिंदी के भी भिन्न भिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। भारत में हिंदी पर राज्य विशेष का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह हिंदी जब दूसरे देशों में बोली जाती है तो उसमें भी देश विशेष का बोलने का लहजा सुनाई देता है। औद्योगिक क्रांति के दौर में भाषाओं ने सफर किया है। अंग्रेजी भाषा वाला सफर झेलते हुए मजदूर बनाए गए भारतीयों के साथ हिंदी ने हिंदी वाला सफर किया और वे सुदूर देशों में पहुंच गई, जैसे दक्षिण प्रशांत महासागर के देश फिजी में। फिजी में हिंदी को राजभाषा का आधिकारिक दर्जा दिया गया और फिजी में इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, जो अवधी और भोजपुरी के मिश्रण ही है। इसके बाद में तथ्यपरक कुछ बातें कहूंगी। तो विश्व भर में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता का असर यही है कि वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, सूर्य नमस्कार, बच्चा जैसे शब्दों को शामिल किया। अमेरिका की ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अंग्रेजी भाषा में करीब 10 लाख शब्द हैं जो शब्दकोश में जुड़े हैं, वहीं पर हिंदी में करीब 1,20,000 शब्दों का समृद्ध कोश है। हिंदी शब्दकोश में लगातार वृद्धि भी हो रही है और तकनीकी रूप में हिंदी को और उन्नत, समृद्ध और आसान बनाने के लिए सीडेक अब भी कई सॉफ्टवेयरों पर काम कर रहा है और जल्द ही हिंदी विश्व के कोने कोने में पहुंच जाएगी। वैसे भी भूमंडलीकरण के दौर के कारण अब भाषाएं विस्तृत परिप्रेक्ष्य और व्यापक स्तर पर सफर करती हैं। बड़े हर्ष की बात है कि भारत के बाहर लगभग 30 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। लगभग 140 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और मैं एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ कि मैंने एक इंटरव्यू लिया जिसमें मैंने लिखा था हिंदी की बिंदी का परचम होगा, तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया और उनका जो भाव था वो मैंने कुछ पंक्तियों में किया है।
कि हिंदी अंग्रेजी बिन तो सब सून, लाख पढ़ा ले तू हिंदी, इसकी बिंदी तो मिठी जानी है। और अब मुझे जो है कुछ उल्टा सा लगा कि लाख पढ़ा ले अंग्रेजी तू, हिंदी तो अब रानी है, विश्व भर में धाक जमा, यूएन में तो आनी है। और इसी कल्पना कामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबको बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि हम दोबारा फिर किसी मंच पर मिलें। और एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी आपको भी। बहुत और शुभकामनाएं। शैल दी धन्यवाद। अगर हैं तो शैल दी वरना बस आप 5 मिनट, क्योंकि शैल दी हमेशा लास्ट में जरूर, तो आज अगर आप नहीं बोलेंगी तो थोड़ा बुरा रहेगा। नहीं ऐसी कोई बात आप नहीं। अपना वक्तव्य आप शैल दी जरूर बोलिए प्लीज। हम थोड़ा सा मिक्स कर गए थे उस समय और मिस भी कर गए थे। अब बात बेतुकी सी लगेगी ना। अच्छी अच्छी हम आप नहीं हम आपको सिर्फ सुनने हैं। गर्जिया में सुनना है आपको। चलो क्योंकि कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी। चलो, जहां तक मेरी अपनी रचना धर्मिता की बात है, प्राय औषधि की तरह ही इस्तेमाल किया है मैंने लेखन को। जब भी कोई सुख दुख बदली बनकर तो कभी आस की किरण बनकर धूप छांव सा मन मस्तिष्क पर छाता है, तो शब्द बूंदों से खुद ही टपकने लगते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए लेखन की 2 ही चुनौतियां रही हैं। छद्म लेखकों और मठाधीशों से कैसे बचा जाए, कैसे उनके दाव पेचों को अनदेखा करके खुद को संतुलित रखा जाए। खैर, पिछले 20 साल से नियमित लिख रही हूं, तो अपनी तरह से सहना और निपटना सीख ही लिया होगा। दूसरी चुनौती जो एक बड़ी चुनौती है, वह है एक अच्छा प्रकाशक ढूंढ पाना। कुछ संकोची स्वभाव और कुछ छपने से ज्यादा लिखने में ही मगन रह जाना भी इसकी वजह हो सकती है। खैर, अब जब जान चुकी हूं तो शायद इसका भी समाधान निकल ही ले लेखनी पर याद आया कि इसी समस्या से निपटने के लिए और अन्य अपनी ही तरह की रुचि वाले लेखक कवियों को पढ़ने और उनका सानिध्य पाने के लिए अपनी बात और रचनाएं बांटने, पाठकों तक पहुंचाने के लिए मैंने भी मार्च 2007 से लेखनी की शुरुआत की थी। इसकी मुझे नहीं दी थी और मैं आज भी उसकी आभारी हूँ इसके लिए, जो आज भी नियमित है और मुझे व मेरे पाठकों को अवर्चनीय सुख दे रही है। इसने न सिर्फ उपरोक्त चुनौतियों का मार्ग सहज व सुगम किया है, अपितु मन चंगा तो कटौती में गंगा वाले अंदाज से इधर उधर की भटकन और प्रकाशक ढूंढने की चिंता से भी मुक्त कर दिया है। सौभाग्यशाली हूं कि यदि किसी को कोई रचना अच्छी लगती है तो वह मांग कर ले लेते हैं लेखनी से ही। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादकों ने भी ऐसा किया है। अब आते हैं विषय वस्तु के चयन पर। अधिकांश तो रचना काल की मनस्थिति ही निर्धारित करती है, परंतु कभी कभी परिस्थितियों की मांग और बाह्य दबाव भी निर्धारित करते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। किस हद तक हमें खुद को खोलना है और कहीं हम भावातिरेक में बह तो नहीं रहे। लेखन में सच्चाई के साथ साथ यह संयम भी अति आवश्यक लगता है मुझे। हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाएं हैं और हर संस्कृत हर भाषा के शब्दों का प्रचुर मात्रा में सम्मिश्रण कर चुकी हैं। विदेश की मिट्टी में जब भी कोई अपना घर बनाता है तो नींव की पहली ईंट भले ही सपनों की मिट्टी से रची बसी महत्वाकांक्षा की आंच में तपी हो, पर दूसरी निश्चय ही यादों से बनी होती है। यादों की मिट्टी में रची, यादों की आंच में तपी और आंसुओं से बुझी व तरी। जमी पर खड़े घरों को शायद समय और प्रकृति नष्ट भी कर दे, पर इन्हें नष्ट करना मुश्किल है। यही एक वजह है बार बार अतीत की तरफ मुड़ना या भारत की तरफ देखना, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रवासियों की कमजोरी है, पर मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ
क्योंकि मैं तो उस शहर से, उस काशी से हूँ जहाँ गंगा भी उत्तरायणी होकर बहती है, यानी पूरे टाइम अपने उद्गम हिमालय को देखती हुई, उससे प्रेरणा लेती हुई। कलम की नोक पर सही विषय आएगा जो वक्त या मन की पुकार हो। हाँ, बस यह ध्यान रखना होगा कि अभिव्यक्ति सार्थक और प्रभावशाली हो, वरना पाठक हमें कैसे समझेंगे। संस्कृति और संस्कार, आत्मविश्वास, भाषा और पहचान या अस्मिता, ये चारों ही अविच्छिन्न हैं, गहरे जुड़े हुए हैं, अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और संवाहक भी। पर शक्ति के लिए जुड़ना पड़ता है और जुड़ने के लिए अपनाना, और मेरे लिए यही दोनों काम लेखन की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी संतुष्टि भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजी। प्लीज बस आपका यही हमारा हमसे बीच में मिस हुआ था, इसीलिए जरूर सुनना चाह रहे थे, और मुझे लगता है कि सबने इसको एंजॉय किया होगा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी शैलजी के बारे में कि शैलजी बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं और बहुत पुराने समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी नियमित स्तंभकार भी रह चुकी हैं। और अगर आप इनके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप किसी कविता से गुजर रहे हैं, और इतनी भावुकता से भरे हुए और आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इनकी कहानियां इतनी रोचक होती हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उनकी लेखनी साइट पे भी, हमारी साइट पे भी है, तो आप जरूर पढ़ें उन्हें और शैलजी से संपर्क में रहें, क्योंकि इतनी प्यारी और इतनी संवेदनशील रचनाकार बहुत ही कम होती है दुनिया में। एक संपादक के रूप में मैं जानती हूँ, और मैं शैलजी के घर में भी रही हूँ, और शैलजी ने जो साड़ी मुझे दी थी वो मैं आज तक पहनती हूँ। तो सबको फिर एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और बीच में मैं जूम के कारण माफी मांगती हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा ऐसा हुआ, पर फिर भी मुझे लगता है कि सबने अपने अपने स्तर पर इसे जरूर एंजॉय किया होगा। पूर्णिमा दी प्लीज आप थोड़ा सा नहीं है हमारे इस ग्रुप में, नहीं तो सबको पता है कि हम लोग कुछ अच्छा, शैलजी भी हमारे तरह काम कर लेती है। तो हमें लगता है कि आपने बुरा नहीं माना होगा हमारे जूम के क्रैक का। अरे कुछ नहीं, कुछ किसी मतलब बिना ये रिकॉर्डिंग वाले पर भी कभी मिल सकते हैं, ऐसे क्यों आते हैं? जी जी। अपनी रचनाएं सुनाने, कुछ नया लिखा है तो शेयर करने के लिए कोई जरूरी तो नहीं कि सब कुछ ऑफिशियल हो। नहीं, मैं आपको अभी शेयर कर दूं बस 2 मिनट 1 सेकंड में कि कुछ लोगों ने मुझे बीच में मैसेज कर दिया कि हमारी चीज हट गई, हमारे एक वेबिनार में ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ा सा लेख आ गया था कि आपने ऐसा क्यों किया। तो चलिए तो चलो बहुत 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 धन्यवाद आपका भी, अरुणा जी, आप सब लोगों का बहुत। और विदिशा और मंजू से मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग मुझे भी। आप जब भी यहाँ आए प्लीज आप जरूर मिलिए, आप जरूर मिलिए जब भी और आपसे आप में से कोई भी आए तो जरूर मिले। ऑनलाइन मिलने का पोर्टल बताएं, अरुणा को बता दीजिए, वो मुझे फॉरवर्ड कर देगी। मैं आप दोनों से जुड़ी रहना चाहूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। शैल जी के बारे में मैं जानती हूँ, और हम सब हिंदी से, हम एक्चुअली हम सब हिंदी से जुड़े रहना चाहेंगे। मुझे आपकी रचनाएं पढ़ने का बहुत मन है। मैंने अभी सोचा था कि मैं अरुणा से पूछूंगी इस बारे में, तो अब मैं आगे की जानकारी उसी से ले लूंगी, और फिर मैं आपकी रचनाएं पढ़ने के बाद आपसे बात करूंगी। थैंक यू, हार्दिक धन्यवाद।